Hello everyone. I hope all of you are doing well. आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं संदीप शर्मा, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर इन आईपीएल हिस्ट्री. Just waiting for him to join in. Hi everyone. Just waiting for Sandeep. Thank you everyone. Hi Sandeep. Hi, hi. How are you? I'm good. How are you? Thank you. Can you hear me? What? I can't hear you properly. Now can you hear me well? Yes, yes, I can hear you now. So how are you? How have you been? I've been good. I'm good. How are you? I'm good too. IPL के बाद like now, how are you continuing cricket, fitness? What is your routine nowadays? अभी तो आईपीएल के बाद तो अभी घर पे हूँ एंड क्रिकेट तो यहाँ पे ज्यादा अभी कुछ चल नहीं रही है. सो फिटनेस पे ही फोकस कर रहा हूँ. ऑब्वियसली पिछले 3 महीने से क्रिकेट खेल रहे थे हम.
तो अभी जब मैं वापस आया हूँ तो ग्राउंड जाके मैं थोड़े अपने जो मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे उनके साथ फुटबॉल या वो ऐसे गेम्स खेल रहा हूँ अभी। जी, जी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने क्रिकेट खेलना कब से स्टार्ट किया? क्रिकेट खेलना जी हाँ। अम, मैंने एक्चुअली अपने मेरे हम चार भाई हैं तो मैं अपने दो जो मेरे बड़े भाई हैं उनके साथ मैं क्रिकेट खेलता था तो वहां से स्टार्ट हुआ। एंड प्रोफेशनली मैंने अपने स्कूल से शुरू किया था, स्कूल में क्रिकेट खेलना शुरू किया एंड वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। जी। तो आपकी जब प्रोफेशनल एकेडमी की जर्नी थी, वहां से आपका स्टेट टीम में जब सिलेक्शन हुआ, उसकी क्या जर्नी रही? उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। स्कूल से ऑब्वियसली जब भी मैंने हमारे पटियाला की तरफ से खेलना शुरू किया तो वहां पे पटियाला से जब मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मेरी पंजाब के लिए सिलेक्शन हुई। एंड हम्म। 2006-7 में मैं खेला था पहली बार। एंड उसके बाद फिर अ, ऐसे जर्नी चलती रही, मैं जूनियर क्रिकेट खेला एंड देन जो मेरा पहला जो बिग ओकेशन था मेरे लिए वो था 2010 में मैं जो पहला अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला। एंड जी हाँ। देन 2012 का जो वर्ल्ड कप मैं खेला ऑस्ट्रेलिया में। एंड वो वर्ल्ड कप ने काफी चेंज किया करियर को जब हम वहां पे जीते ऑस्ट्रेलिया में। एंड हम्म। वहां से जब मैं वापस आया तो ऑब्वियसली मुझे फर्स्ट क्लास टीम में अपने जगह मिली। तो वो वर्ल्ड कप आई फील मेरे करियर के लिए बहुत। Hello, can you hear me? I think there was some network issue. या आई कैन हियर यू, नाउ आई कैन हियर यू। जी, आप अपना वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस बता रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वाला। जी तो आई फील अंडर 19 वो जो वर्ल्ड कप था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था करियर के लिए मेरे। एंड उसके बाद जो क्रिकेट थी वो वापस आके काफी सिलेक्शंस मिली जैसे फर्स्ट क्लास सिलेक्शन या फिर लिस्ट ए के लिए इंडिया रेड ग्रीन वहां पे सिलेक्शन हुई। तो उसके बाद ऑब्वियसली जब मैंने फर्स्ट क्लास में अच्छा किया तो आईपीएल के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला। सो वो अंडर 19 वर्ल्ड कप आई फील टर्निंग पॉइंट था करियर में। जी हाँ, और वो वर्ल्ड कप आप जीते भी थे। 2010 में भी आप गए, 10 में और 12 में, और 12 वाला वर्ल्ड कप जैसा आपने बताया आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रहा है, और वो वर्ल्ड कप एज ए टीम जीती भी थी। जी वो वाला वर्ल्ड कप हम लोग जी जीते हाँ। थे। उसके बाद क्या, उसके बाद अंडर 19 वर्ल्ड कप के बाद यू गॉट द चांस फॉर इंडियन टीम इन 2014 फॉर जिम्बाब्वे। तो वो जो जर्नी थी उसके पीछे का एक्सपीरियंस वो बताइए। और जब फर्स्ट टाइम आपको डेब्यू के लिए कैप मिली, आपकी डेब्यू कैप, जब आपने फर्स्ट टाइम ग्राउंड में गए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? क्या फीलिंग रहती है उस टाइम पर? ऑब्वियसली जितने भी हम क्रिकेटर्स हैं जब भी क्रिकेट खेलना शुरू करते हैं सबका ये ड्रीम होता है कि कंट्री के लिए खेलें। एंड वो जब ड्रीम जो मेरा था पूरा हुआ जिम्बाब्वे में 2015 में तो हम्म। मुझे अभी भी याद है जब मुझे मेरे कैप अजिंक्य रहाणे जी ने दी थी। एंड ऑब्वियसली वो जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। एंड जो खुशी है वो मैं बता नहीं सकता वो टाइम पे जितनी खुशी हुई थी। एंड जो सारा एक्सपीरियंस था वो मैच का वो अमेजिंग है ऑब्वियसली। एंड उसके बाद जो उसके बीच में जो जर्नी थी ऑब्वियसली बहुत सारे फर्स्ट क्लास गेम्स मैं 2-3 सीजन फर्स्ट क्लास सीजन था जिसमें अच्छा किया। एंड देन 2-3 सीजन कंटिन्यू आईपीएल में अच्छा किया। फिर जाके मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली। सो एंड आई फील ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड जिन्होंने वो मुझे अपॉर्चुनिटी दी खेलने के लिए इंडिया के लिए। जी हाँ, जैसे आपने बताया, हर एक क्रिकेटर जो खेलता है उसका ड्रीम होता है कि एक दिन वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, और इसलिए आपने किया। तो जैसा आप बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है वो, और आई होप आगे भी जल्दी ऐसे मौके और मिले। मीनवाइल सिद्धार्थ और श्रीवत्स आपको बोल रहे हैं कि आप उनका नाम ले लें। ठीक है सिद्धार्थ सिद्धार्थ। और ठीक है श्रीवत्स। सिद्धार्थ एंड ठीक है श्री भाई।
एक्चुअली हम अभी आईपीएल में थे तो हमारा काफी अच्छा ग्रुप बन गया था, तो हम लोग एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करते थे। सो आई थिंक दे आर मिसिंग मी। हाँ, भैया। फिर आपकी बात करते हैं आईपीएल जर्नी की। 2013 में 2013 से 17 तक आपने किंग्स इलेवन पंजाब के लिए रिप्रेजेंट किया। वहां पर भी बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ खेलने का मौका मिला। वो कैंपेन आपका कैसा रहा? आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली किंग्स इलेवन पंजाब हमेशा से मेरे बहुत ही क्लोज रही है, बिकॉज उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी दी आईपीएल में। किंग्स इलेवन ने मुझे पिक किया था 2013 में। सो वो जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है या फिर क्लोजनेस है, वो हमेशा से ही रहेगी किंग्स इलेवन के लिए। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा किंग्स इलेवन पंजाब के साथ, हमारे मैनेजमेंट के साथ। मैं 5 साल खेला किंग्स इलेवन पंजाब के लिए, और लकीली अच्छा भी किया। सो मेरे बहुत वो क्लोज है वो जो मोमेंट्स हैं। एंड किंग्स इलेवन पंजाब में खेलते हुए मैंने बहुत चीजें सीखी भी, क्योंकि मैंने वहीं पे ग्रो किया एज ए यंगस्टर। एंड वो टाइम पे जितने भी प्लेयर्स जो किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेले, उनसे बहुत सीखने को मैंने ट्राई किया। जैसे जॉर्ज बेली थे वहां पे कैप्टन, जिस साल 2014-15 में उन्होंने कैप्टनसी की। तो उनकी कैप्टनसी के अंडर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, एज अ बॉलर मैं ग्रो हुआ। बट आई वुड से जब वीरू बाजी आए टीम में, तो वीरेंद्र सहवाग जब भी वो टीम में आए, तो जब मैं उनके साथ खेला 2014 में, वो भी आए थे। तो जब मैंने उनके साथ खेलना शुरू किया, तो ऑब्वियसली मैं उनको बहुत सवाल पूछता था एज अ बैट्समैन। वो बहुत उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे एज अ बॉलर ग्रो करने के लिए, कि मुझे किन एरियाज में इम्प्रूव करना चाहिए एज अ बैट्समैन। मुझे बैट्समैन कहाँ पे रन बनाने को देख रहे हैं। आज भी मैं बात करता हूँ बैट्समैन से, सारे बैट्समैन से, तो मैं मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस उनको होते थे। एंड जो उनके इनपुट्स थे, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है। जी, बिल्कुल, वीरेंद्र सहवाग जैसा हम बाहर भी एज़ अ फैन देखते हैं, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी नज़र आती है, हैप्पी टू हेल्प एट एवरी टाइम और एक लाइट एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। किंग्स इलेवन पंजाब से खेलते हुए मुझे एक मैच याद आता है अगेंस्ट आरसीबी, जिसमें हमने गेल, एबीडी और विराट कोहली तीनों का विकेट लिया था जी और जी। पहले ऐसे बॉलर बने आप का तीनों का विकेट लिया। तो वो जो स्पेल था और उसके बाद जो फीलिंग थी, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? तीनों क्योंकि आज के टाइम बैट्समैन है और उस टाइम पर भी बेस्ट 2020 क्रिकेट के स्पेशली। एक्चुअली जब उस मैच के पहले मैं कुछ नैप ले रहा था, एंड वैसे ही मैं लेटे लेटे सोच रहा था कि अगर आज मैं इन तीनों को आउट कर दूं तो कितना अच्छा होगा। एंड आई डोंट नो कैसे हुआ वो, एंड इट्स लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। तो जैसे आपने बोला, वो तीनों ही ग्रेट्स हैं ये स्पोर्ट के। हाँ। एंड स्पेशली वो फॉर्मेट में तो लेजेंड्स हैं, राइट। सो उन तीनों को आउट करना हमेशा ही स्पेशल रहेगा मेरे लिए। एंड वो एज अ बॉलर मेरे लिए एक बहुत ही किसी भी बॉलर के लिए एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। अगर आप ऐसे 3 बैट्समैन को आउट कर सकते हो, देन आपको ये कॉन्फिडेंस रहता है कि आप किसी भी बैट्समैन को बॉलिंग कर सकते हो और उनको आउट कर सकते हो। सो वो एक मेरे करियर में बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट आया अपने स्किल में, और एक बिलीफ है जो वो इंक्रीज किया उस मैच ने। तो आपने कुछ डिफरेंट प्लान किया था उस मैच उस पर्टिकुलर विकेट के लिए, कोई डिलीवरी या फिर वो नैप में ही आपने सब विजुअलाइज किया और वो ड्रीम कम ट्रू हो गया? नहीं, एक्चुअली हमने वो मैच में लो स्कोरिंग गेम था। आई थिंक हमने 137 रन्स बनाए थे, या 137 वो चेस कर रहे थे। सो न्यू बॉल के साथ विकेट लेके ही हम मैच जीत सकते थे। तो हमारा मेरा प्लान यही था कि मैं न्यू बॉल से अटैक करूंगा, एंड विल सी हम्म। क्या होता है। एंड वही मेरा प्लान था कि न्यू बॉल से विकेट लेने ही जाना है। अगर रन भी जाए तो डजेंट मैटर, बिकॉज हमारे पास इतने ज्यादा स्कोर नहीं थे। स्पेशली आरसीबी बैंगलोर ग्राउंड में, जो छोटा ग्राउंड है, और विकेट भी अच्छा होता है वहां पे। सो वही प्लान था। एंड उस दिन लकीली वो मेरे फेवर में गया, जो मैंने न्यू बॉल से अटैक किया। जी, बिल्कुल। ऑब्वियसली हर कोई चाहेगा आज की डेट में, अगर आप देखेंगे कि इन लोगों का अगर विकेट आपको सेम डे पर मिल जाए, सेम मैच में मिल जाए, तो फिर क्या ही है, मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम स्पेल फॉर एवरी बॉलर। एग्जैक्टली, ड्रीम स्पेल वो मेरा ड्रीम स्पेल ही है। जी, आपने बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग जी की बात करी, तो थोड़ा मैंने पढ़ा, तो मैंने ऐसा जाना कि आप पहले बैटिंग करते थे और उसके बाद यू बिकम अ बॉलर।
तो उसके पीछे की क्या स्टोरी है? मैंने जैसे बताया कि मेरे भाई है, मैं उनके साथ खेलता था, बड़ा हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली जब यहाँ पे हम गली वगैरह में खेलते हैं सबको ही बैटिंग करनी होती है। सो मैं बैटिंग ही करता था। जब मैं पटियाला के लिए खेलना शुरू किया तो जो जो मेरे कोच हैं वो जब मुझे मिले, मिस्टर मुनीश बाली, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया इसमें कि मेरा बॉलिंग का स्किल ज्यादा है रेदर देन बैटिंग, एंड उन्होंने मुझे उसमें बोला कि हार्ड वर्क कर, एंड वहां पे तू हम्म। तुझे सक्सेस मिल सकती है। सो उन्होंने मुझे राइट गाइडेंस दी वो टाइम पे, एंड हम्म। तो तब से मैंने ऑब्वियसली बॉलिंग ज्यादा सीरियसली लेनी शुरू की। जी हाँ, जैसा आप बोलते हो हर बच्चा जो पहले खेलता है उसको बैटिंग करना ही जी जी पसंद होता जी। है, लेकिन अगर आपको पता चले कि आप बॉलर बन के ऐसी ड्रीम स्पेल लेंगे तो हर कोई फिर बॉलिंग ही करेगा। बॉलिंग टफ है मैम। बॉलिंग टफ है, स्पेशली T20 क्रिकेट में। जी बिल्कुल, बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, स्पेशली जब ऐसे बैट्समैन हो और जो हाई स्कोरिंग मैचेस हम देखते हैं, तो बहुत कमांडेबल जॉब होती है बॉलिंग करना। आप मतलब आप यू विल हिट फॉर रन्स, लेकिन उसके बाद कैसे कमबैक करना है, कैसे विकेट लेने हैं, तो वो एक बहुत ही अच्छा मीन्स उसके लिए माइंडसेट चाहिए होता है और यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो आई अंडरस्टैंड फॉर दैट जी। मैटर। फिर बात करते हैं आपका कैरियर एसआरएच और आईपीएल के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये जो आईपीएल था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, एज अ व्यूअर परस्पेक्टिव ऑल्सो, एज अ प्लेयर ऑल्सो, क्योंकि आप लॉकडाउन के बाद जा रहे थे, एक बायो बबल में रहना था। तो कैसे था आपके माइंडसेट, कितने जल्दी आपने एडजस्ट किया और क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और क्या चीज आपको अच्छी लगी इस आईपीएल के बारे में? मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था जो इस बार के आईपीएल में था, जो प्रेपरेशन करनी थी वो सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे हमारे लॉकडाउन चल रहा था एंड कोरोना की वजह से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए। बट मैं सारा क्रेडिट देना चाहूंगा बीसीसीआई को, जिन्होंने आईपीएल यूएई में शिफ्ट किया, एंड अब हम प्लेयर्स हैं, हमारे लिए स्टिल ये इजी जॉब था, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीजें होती हैं। इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना, इसके पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, उन सबको उन्होंने बहुत ही अमेजिंग जॉब किया है आईपीएल करवाने के लिए। एंड द प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हम यहाँ पे ज्यादा प्रिपेयर नहीं कर सके, सारी टीम्स ने ऑलमोस्ट एक महीने पहले कैंप लगाया वहां पे, एंड हम लोग बबल में थे, कहीं बाहर जा नहीं सकते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, अपने रूम्स में, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या और जो सोशल मीडिया है वहां पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना, या फिर बुक्स हो गई वो पढ़ के, और ज्यादा लड़के टाइम जी। स्पेंड कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली ये आईपीएल, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आईपीएल में था इस साल, क्राउड नहीं था, जिसको हमने बहुत मिस किया। हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी होम ग्राउंड में, जैसे आरसीबी में अगर आप खेल रहे हो तो आरसीबी का क्राउड है उनको सपोर्ट करता है, या हैदराबाद में खेल रहे हैं तो हैदराबाद हमें करता है, या चेन्नई में, तो वो एक ट्वेल्थ प्लेयर हो जाते हैं। सो वो हम सबने मिस किया, बट स्टिल मैं उन सारे फैंस को या उन सारे क्रिकेट लवर्स को थैंक्स कहना चाहूंगा, जिन्होंने घरों में बैठ के आईपीएल देखा, और ये आईपीएल सबसे ज्यादा हिट रही है इस साल की आईपीएल। सो उन सारे लोगों ने जिन्होंने इस आईपीएल को इतना प्यार दिया एंड स्टिल घर पे बैठ के हमको सपोर्ट किया, पूरे टूर्नामेंट को सपोर्ट किया, और इस आईपीएल को इतना बड़ा बनाया, उन सबको आई वुड लव टू से थैंक्स। एंड अब वो एक डिफरेंस था जो क्राउड नहीं थे, एंड बायो बबल में रह के क्रिकेट खेलना, जहाँ पे यू डोंट हैव मच रिफ्रेश होने के लिए, या फिर माइंड डाइवर्ट करने के लिए। ऑब्वियसली जब आईपीएल नॉर्मल हो रही थी इंडिया में, तो एक मैच या दो मैच, एज अ प्लेयर अगर मैच अच्छा भी नहीं जाता तो एज अ प्लेयर कोई प्लेयर मूवी देखने चला जाता है, या फिर बाहर कहीं पे डिनर करने चला गया, ताकि माइंड डाइवर्ट हो जाए, बंदा रिफ्रेश हो जाता है ना नेक्स्ट गेम के लिए। बट यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, जितना आप रूम में बैठते हो उतनी चीजें एज अ प्लेयर एनालाइज करते हैं, राइट? आती है। तो वो सारी चीजें डिफरेंट थी। सो सारे प्लेयर्स को, कई प्लेयर्स को ये सारी डिफिकल्टीज आई, बट स्टिल सभी प्लेयर्स ने बहुत ही डेडिकेशन के साथ, ये पूरा टूर्नामेंट है जो वो खेला है, सारे टीम्स के सारे प्लेयर्स ने हेल्प की है टूर्नामेंट को पूरा करने में। जी बिल्कुल, और हम भी एज अ व्यूअर और एज अ क्रिकेट लवर, जब भी हम पूरा दिन बस ये सोचते थे कब 7 बजेगी
और कब हम मैच देखना चालू करेंगे। तो सडनली जो आईपीएल था उसकी वजह से बहुत सारी स्माइल्स वापस आ गई थी। सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और वो एक बहुत हैप्पी सा फेस था। ऐसा लग रहा था कि 18 सितंबर से 19 सितंबर में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो गया है पूरे वर्ल्ड में। इतना सब लोग आईपीएल को पसंद कर रहे थे उससे। एग्जैक्टली जब हमें पता चला कि इस साल की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा रही है, 13 आईपीएल में सबसे ज्यादा व्यूअरशिप रही है, तो ऑब्वियसली एज अ प्लेयर या वो टीम, वो लीग का जितने भी प्लेयर्स पार्ट हैं, उनको सबको खुशी होती है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस लीग को जो हम खेल रहे हैं। तो हमेशा ये चीजें सुन के या देख के अच्छा लगता है एज अ प्लेयर। जी, बिल्कुल। तो आपकी बात करते हैं इस बार के एसआरएच की जर्नी के बारे में। अनफॉर्चुनेटली वो भी इंजर्ड हो गए थे हैदराबाद, और उस टाइम पर आप एक्सपीरियंस प्लेयर, आपको कितना टाइम लगा उस रोल में? बिकॉज़ फिर उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ अ प्लेयर आपके ऊपर आई थी कि मेरे को लीड करना है अब फ्रंट से। तो कितनी जल्दी आप उस रोल में डेवलप हुए और उसके बाद भी आपका इतना सक्सेसफुल आईपीएल रहा, एक इम्प्रेसिव इकोनॉमी से आपने 14 विकेट्स निकाले। तो जो रोल चेंज हुआ और जिस हिसाब से आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली जब भुवनेश्वर कुमार इंजर्ड हुए तो वो बहुत ही बड़ा सेटबैक था हमारे टीम के लिए, एसआरएच के लिए, क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट हैं इन द बिजनेस, और उनसे अच्छी स्विंग बॉलिंग मुझे नहीं लगता कोई है, बहुत ही कम है जो वाइट बॉल के साथ इतनी अच्छी स्विंग बॉलिंग करते हो। तो ऑब्वियसली जब वो इंजर्ड हुए तो हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। एंड जब मैंने खेलना शुरू किया तो हम सारे बॉलर्स जितने भी थे, मैं या राशिद खान हो या फिर होल्डर हो या फिर हुँ, खलील हो, हमारे हमारे सब में एक एक्स्ट्रा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। एंड सारे बॉलर्स ने मिलके वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लिया कि हमारे एक जो एलीट बॉलर है वो इंजर्ड हो गए हैं, और हमें अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए एंड टीम के लिए परफॉर्म करना है। सो वो सारे बॉलर्स ने एफर्ट लिया एंड हमने एज ए यूनिट बहुत अच्छा किया। मैं एक नाम भूल गया, जैसे शाहबाज नदीम थे, तो वो भी ज्यादा मैचेस नहीं खेले थे, पर जब खेले तो उन्होंने बहुत ही मेच्योरिटी के साथ, वो ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट मेच्योर बॉलर हैं इस टूर्नामेंट में, सो उन्होंने बहुत मेच्योरिटी के साथ बॉलिंग की। सो हमारा लाइक बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा था, सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एंड आपस में बात करके एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस देके हम लोग आपस में एक बहुत अच्छा हमारा कॉम्बिनेशन बन गया इस साल। एंड हमने अच्छा किया, जबकि जो जब भुवनेश्वर इंजर्ड हुए थे तो ऑब्वियसली हम सब दुखी थे एंड हमें था कि ऑब्वियसली उनकी रिप्लेसमेंट तो कोई भी नहीं है, कोई उनको रिप्लेस नहीं कर सकता, जी। बट हमने ट्राई किया कि हम एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके टीम के लिए परफॉर्म करने की कोशिश करें, जो इस साल अच्छा गया। या और एसआरएच हमेशा अपनी बॉलिंग यूनिट अलग ही रखते हैं, मतलब वो बॉलिंग यूनिट के लिए ही जाना जाता है। तो ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि भुवनेश्वर कुमार के नहीं होने के बाद भी क्या अच्छे से सबने परफॉर्म किया। इसी बीच राशिद खान आपको रॉकस्टार बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके लिए सेकंड टीम रहेगी। राशिद खान मेरे बहुत अच्छे मेट है। हेलो राशिद भाई जी। एंड हम लोग ऑब्वियसली वो अफगानी सैफरन टी लेके आते हैं, वहां पे बहुत प्योर मिलता है, सो हम लोग शाम को रात को बैठ के लेते हैं एंड उनको बहुत मजा आता है चाय पिलाने में अपने फ्रेंड्स को, जी दोस्तों जी। को। तो वो एक हमारी टीम में है और वो बहुत सारी चीजें लेके आते हैं अफगानिस्तान से खाने के लिए, वो और मोहम्मद नबी हमारे लिए। हाँ, जी, बिल्कुल। और राशिद खान से भी हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है कि वो 4 ओवर में डाल के चले जाते हैं और 3 या 4 रन देते हैं, वो भी 20-20 क्रिकेट में इतने बड़े-बड़े लोगों के सामने। तो कैसे क्या करते हैं? आप भी उनकी टिप्स तो ज़रूर लेते होंगे। जी ऑब्वियसली इनक्रेडिबल, मुझे लगता है उनसे अच्छा बॉलर इस टूर्नामेंट में कोई भी है। आई फील, मेरे हिसाब से अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो तो ही इज द बेस्ट बॉलर हमारे इस टूर्नामेंट में या इस फॉर्मेट के वो बेस्ट बॉलर है। सो ऑब्वियसली जो उनका हार्ड वर्किंग नेचर है, जितना वो हार्ड वर्क करते हैं अपने स्किल्स के ऊपर, बॉलिंग के ऊपर ही नहीं, फील्डिंग हो या बैटिंग हो, तो हाँ, वो जितना हार्ड वर्क करते हैं एट द सेम टाइम, जो मुझे उनकी सबसे अच्छी बात लगती है, जितना वो डाउन टू अर्थ है, इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी
जितना वो डाउन टू अर्थ है वो बहुत ही अमेजिंग चीज है उनके बारे में। सो या कोई भी यंगस्टर है या मेरे जैसे प्लेयर कोई भी उनसे ये चीजें सीख सकते हैं, जो उनका डेडिकेशन है टुवर्ड्स स्पोर्ट के, जितना वो गेम को प्यार करते हैं या जितना उनका पैशन है टीम को लेके, परफॉर्मेंसेस को लेके अपने। सो वो कोई भी प्लेयर सीख सकता है, इरिस्पेक्टिव कितनी भी क्रिकेट खेला है, कोई भी एज है। जी बिल्कुल, जब भी हम उन्हें फील्ड में देखते हैं हमेशा अपना 100% रहती है, चाहे फील्डिंग हो चाहे बैटिंग हो। जी बिल्कुल, बिल्कुल भाई। कोई सॉन्ग प्ले करने के लिए कह रहे हैं आपको? वो अभी मैं फोन में प्ले भी करूंगा तो कैसे पता चलेगा किसी को। जी। बात करते हैं आपके करियर की इन आईपीएल। वन ऑफ द हाईएस्ट विकेट टेकर, 100 विकेट एक माइलस्टोन रहता है सभी प्लेयर्स के लिए। तो आपकी इसके पीछे जो आपकी कंसिस्टेंसी है, जो हार्ड वर्क है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली किसी भी बॉलर के लिए 100 विकेट लेना किसी भी फॉर्मेट में या किसी भी लीग में या टूर्नामेंट में बहुत स्पेशल रहता है। तो ये मेरा पर्सनल माइलस्टोन था जो मैंने बहुत एंजॉय किया जब भी एक 100 विकेट लिया। 100 विकेट के पहले आई थिंक मुझे 2 या 3 मैच विकेट नहीं मिला था, एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट। मेरे टीममेट्स भी बोल रहे थे कि डोंट थिंक अबाउट इट, इट विल कम। तो वो जब भी ऑब्वियसली आई तो फेल्ट मोर स्पेशल, क्योंकि 2 3 मैच विकेट नहीं मिला था। एंड एक माइलस्टोन है मेरा, जो मेरा माइंडसेट है, कीप वर्किंग, कीप इम्प्रूविंग, कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ। एंड ये जो अगर मैं अपने ऊपर वर्क कर रहा हूँ अच्छा और मैं अच्छी बॉलिंग करूंगा तो ये माइलस्टोन्स आते रहेंगे। आप हमेशा अपनी जो स्ट्रेंथ है उसी पे बैक करते हैं, या फिर आप हमेशा ट्राई करते हैं कि कुछ वेरिएशंस लाएं अपनी बॉलिंग में, कुछ नया लें, कैसे? जो स्ट्रेंथ है उनको तो पॉलिश करते रहना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम जो T20 फॉर्मेट है उसमें हर साल कुछ ना कुछ तो नया या फिर कुछ ना कुछ नया इम्प्रूव करके आना ही पड़ेगा, अगर हर साल अच्छा करना है। क्योंकि ऑब्वियसली आजकल इतनी सारी वीडियोस अवेलेबल है बैट्समैन की भी बॉलर की, और सारे हम देखते हैं और प्लान करते हैं। सो अगर हर साल कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, कोई नई चीज या कोई नई वेरिएशन, सो वो हमेशा हेल्प करती है बैट्समैन को कंफ्यूज करने के लिए। सो वही मेरा ट्राई रहता है कि हर साल कुछ ना कुछ डिफरेंट या एंगल चेंज या समथिंग डिफरेंट हो हर साल। सो वो हेल्प करता है। एट द सेम टाइम जो इतने सालों से कर रहे हैं, जो इतने सालों से सक्सेस दे रही है, उसको तो पॉलिश करना ही है। एट द सेम टाइम कुछ कुछ वेरिएशंस जो हेल्प कर जाए। जी, बिल्कुल। उससे मुझे याद आता है कि आप ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने आप ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने विराट कोहली को सबसे ज़्यादा बार आउट किया है, जी। 7 आउट ऑफ 15। तो उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? कोई स्पेशल प्लान रहता है या फिर कैसे? और जब आपको पता चला कि वो वन ऑफ द ग्रेट थे अभी और उनको आउट करना हमेशा सबसे ज़्यादा, क्या फीलिंग है वो और क्या प्लानिंग रहती है आपकी उसके पीछे? मैं सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कोई प्लानिंग नहीं रहती। मेरा प्लान होता है कि मुझे बचना है मेरा प्लान होता है कि मुझे बचना है। मुझे ऑब्वियसली इकोनॉमिकल बॉलिंग डालनी है, एंड ही वो ग्रेटेस्ट है आज तक जब से स्पोर्ट चल रही है, ग्रेटेस्ट है। एंड उनको आउट करना ऑब्वियसली स्पेशल है। आई वुड से कि मैं लकी रहा हूँ। मेरा ऐसा कभी कोई प्लान नहीं रहा है कि उनको ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। मेरा हमेशा ये सिंपल प्लान रहता है कि मुझे खुद को बचाना है, इकोनॉमिकल रहना है, एंड उसमें उनके विकेट मिल गया। अभी इसी साल जब आउट हुए तभी मुझे आके ग्राउंड पे ही बताया किसी ने, शायद नदीम नेडी भाई ने बताया। So yeah, obviously it is very special, and I feel very lucky कि मैंने इतनी बार उनको आउट किया है। एंड ऑब्वियसली अगेन जैसा ये बहुत ही बड़ा मेरे लिए एज अ बॉलर बहुत ही बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि जैसे विराट कोहली जैसे बैट्समैन है, अगर उनको कोई भी बॉलर, मैं नहीं कोई भी बॉलर अगर आउट करता है तो वो किसी भी बॉलर के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है। जब वो आते हैं बैटिंग करने तो आपको ऐसा लगता है माइंड में कि अच्छा इनको तो मैं out कर दूंगा, या फिर बैक ऑफ द माइंड कहीं भी चीजें चलती रहती कि मैंने इन्हें पहले भी आउट कर रखा है तो आई कैन डू इट, मतलब मैं फिर से कर लूंगा, ऐसा चलता है दिमाग ऐसा में? ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आउट कर ही दूंगा। हाँ, वो एक बैक ऑफ द माइंड रहता है कि एक बार मैंने इनको आउट किया है तो मैं दोबारा कर सकता हूँ।
बट मैंने पहले भी बोला कि मेरा माइंडसेट ये रहता है कि मैं इकोनॉमिकल बॉलिंग डालूं, एंड ऐसा कभी भी नहीं रहता कि हाँ यार मुझे आउट ही करना है। इफ आप इकोनॉमिकल बॉलिंग डालो, यार फॉर्मेट ऐसा है जिसमें बैट्समैन ने रन तो बनानी है एंड he'll come आफ्टर यू। सो मेरा प्लान वही रहता है। मेरा कभी भी, मैंने पहले भी बताया जैसे कि कभी मेरे माइंड में नहीं आया कि आउट कर ही दूंगा। इट इज लाइक, हाँ पहले आउट किया है, वापस से भी कर सकता हूँ, एट द सेम टाइम यू जस्ट ट्राई टू बोल वेल। आप जो अच्छे एरियाज में बॉलिंग कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट वो विकेट्स और जो रिजल्ट्स हैं वो बाय प्रोडक्ट हैं। पहले जो प्रोसेस है वो आप फॉलो कर सकते हो कि मैं जो आपने प्रैक्टिस किया है या जो नेट्स में हार्डवर्क किया है उसको जाके एग्जीक्यूट करना ही हाथ में है, एंड आफ्टर दैट जो रिजल्ट्स हैं या फिर जो विकेट्स हैं वो उसके बाय प्रोडक्ट्स हैं। जी, बिल्कुल। जैसे आपने बताया कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे फ़ोकस करते हैं, जो आप नेट से प्रैक्टिस करते हैं, वही रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं मैच में। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपकी जो स्पेल होती है 4 ओवर की, आप उसे कैसे प्लान करते हैं? कभी आपको पावर प्ले में बॉलिंग करनी पड़ती है, कभी मिडल ओवर्स में, कभी डेथ ओवर्स में। तो किस तरीके से आप प्लान करते हैं उस स्पेल को? डिपेंड करता है कि आपको बॉलिंग कब मिल रही है। अगर पावर प्ले में बॉलिंग मिल रही है तो हमेशा से प्लान यही रहता है, क्योंकि दो ही फील्डर रहते हैं एज अ बॉलर प्ले अराउंड करने के लिए। तो मेरा हमेशा से ये प्लान रहता है कि पहले मैं अपने जो बॉलिंग है वो राइट एरियाज में करूं और बॉल स्विंग कराने की कोशिश हुँ, करूं। और जब बॉल स्विंग नहीं कर रही है मैं ट्राई करता हूं कि मैं वो दो फील्डर्स हैं जो उनके साथ प्ले अराउंड करूं, एंड जो मेरी कोशिश रहती है वो यही रहती है कि अगर बैट्समैन मुझे रन भी बनाए पावर प्ले में, तो वो जो दो फील्डर हैं उनके पास ही रन रहे, जिस साइड मेरे फील्डर खड़े हैं उसी साइड मुझे रन पड़े। अगर रन पड़ रहे हैं तो मुझे उसी साइड रन पड़े। एंड उसके बाद ऑब्वियसली अगर मिडिल ओवर्स में बॉलिंग डाल रहा हूँ तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मिडिल ओवर्स में हमेशा सिचुएशन के अकॉर्डिंग बॉलिंग होती है। बैट्समैन सेट खेल रहा है, नया खेल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट, या चेज हो रहा है, या वो लोग सेट टारगेट करने को देख रहे हैं, हमेशा उस हिसाब से बॉलिंग होती है। तो वो हमेशा अंदर ही प्लान बनता है जब बैटिंग बैटिंग चल रही होती है, तो ग्राउंड में ही प्लान बनता है। एंड अगेन जो डेथ है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा आप ट्राई करते हो कि रन्स ना जाएं डेथ में। अ, अगर अच्छी बॉलिंग हो रही है तो उसमें विकेट्स भी मिल जाते हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जितने हो सके T20 में आप अच्छी बॉलिंग करो, अपने जो प्लान्स हैं राइट बॉल्स वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। सो अगर वो ज्यादा, एज अ बॉलर अगर मैं ज्यादा कर रहा हूँ तो ज्यादा चांसेस रहते हैं सक्सेसफुल होने के। मीनवाइल एक क्वेश्चन है, आलोक ने पूछा है अभी कि शारजाह में बॉल करना कितना डिफिकल्ट था इस बार? किनको? शारजाह में, शारजाह शारजा में? स्टेडियम में। नहीं, हाँ, शारजा में ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट था। शारजा बहुत ही छोटा ग्राउंड है, एंड स्टिल जब भी हम लोग शारजा में लास्ट के जो दो मैच खेले तब तक जो हमारा एसआरएच का गेम था, लास्ट के दो गेम थे एसआरएच एसआरएच के, तब तक वहां पे विकेट भी थोड़ा सा स्लो हो गया था। बट जो पहले के गेम्स थे जब राजस्थान खेली अपने गेम्स वहां पे दूसरी टीम के साथ, तभी विकेट बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम गए थे वहां पे, पहले ही मैचेस थे और विकेट बहुत अच्छा फ्रेश था। एंड अगर वहां पे विकेट अच्छा है तो बहुत ही टफ है बॉलर के लिए, बिकॉज ग्राउंड छोटा है, एंड सिक्सेज जैसे ऑब्वियसली आजकल जो बैट्समैन है पावर हिटर्स है सर, तो वो बाउंड्री क्लीन करना, लाइक मिस इट भी क्लीन हो जाती, लाइक क्लियर हो जाती है बाउंड्री। सो वहां पे बॉलिंग करना जी, किसी बॉलर के लिए टफ है। हम लोग हम हमारे ही अपना लीग का पहले ही उसमें मैच खेले थे मुंबई इंडियंस के साथ, जिसमें हमें 210 रन लगे थे, हमें पूरे ही 200 बनाया, वो शारजा में ही बनाया हमारे बॉलिंग यूनिट को। तो बहुत टफ प्लेस है बॉलिंग डालने के लिए शारजा। हाँ, सही बताया आप। मैं एसआरएच की बात करूं अगर, तो आपने दोनों की लीडरशिप में खेला है, केन विलियमसन और डेविड वॉर्नर। दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट थे और कितना कुछ आपको उससे सीखने को मिला? एक्चुअली दोनों बहुत डिफरेंट हैं। जो डेविड वार्नर है वो एग्रेसिव है, एग्रेसिव कैप्टन भी हैं, और जो केन विलियमसन है वो बहुत कूल काम, एंड जो दोनों का जो बैटिंग का स्टाइल है वो भी डिफरेंट है ऑब्वियसली। जो डेविड वार्नर है वो प्रॉपर T20 क्रिकेटर है या वाइट बॉल क्रिकेटर है ऑब्वियसली। तो लेकिन जो केन विलियमसन है वो कन्विंसिंग प्लेयर हैं, टेक्निकल प्लेयर हैं। सो दोनों में काफी डिफरेंस है, एंड
आई वुड से मैंने ज्यादा टाइम केन विलियमसन के साथ स्पेंड किया है, बिकॉज वो 2000, मैं जब 2018 में गया तभी अनफॉर्चुनेटली डेविड वार्नर वहां पे नहीं थे। सो मैंने ज्यादा टाइम, जी। उस साल वो भी कैप्टन थे तो उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया। तो 2019 में भी वही कैप्टन थे तो उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एज अ बॉलर, फील्ड प्लेसमेंट्स जो उनकी हैं वो, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया कि मेरे टाइप ऑफ बॉलर को क्या फील्ड प्लेसमेंट्स लेनी चाहिए। एंड एज अ बैट्समैन उन्होंने, मैंने जैसे बताया कि मैं बैट्समैन से बहुत बात करता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे हेल्प किया कि एज अ बैट्समैन मुझे कहाँ पे रन बनाने को देखते हैं या उनका माइंडसेट क्या होता है जब वो मुझे खेल रहे हैं। सो वो बहुत हेल्प करता है एज अ बॉलर, जब आपको ऑलरेडी पता है कि बैट्समैन क्या सोच रहा है आपके बारे में, राइट। एंड मेरा इस साल का प्लान था, जब मैं यूएई में गया तो जब नेट्स में बॉलिंग डाल रहा था तो मैंने केन विलियमसन से काफी बात की कि इन विकेट्स पे कौन सी जो लेंथ है या कौन सा जो एरिया है वो टफ रहेगा बैट्समैन के लिए। सो उन्होंने मुझे वो चीज में गाइड किया, हेल्प किया कि जो ये एरियाज हैं या ये लेंथ्स हैं वो टफ रहेंगे बैट्समैन के लिए। तो ऑब्वियसली मेरा माइंडसेट था, अगर इसको टफ हो रहा है ये लेंथ पे, तो मोस्ट ऑफ द बैट्समैन को ये लेंथ पे टफ होगा बैटिंग करना। सो वो चीज में भी उन्होंने हेल्प किया। एंड जो डेविड वार्नर है उनके ऑब्वियसली जो वर्क एथिक्स हैं वो अमेजिंग है। जो अम, वो अपने ट्रेनिंग में जो हार्डवर्क देते हैं, या मैच में भी अगर आप देखो ग्राउंड पे भी जो उनका फील्डिंग में एफर्ट्स रहता है वो लाइक अमेजिंग हम्म। है। कोई भी उनका आगे जो पैशन है स्पोर्ट को लेके वो बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, दोनों एक बहुत ही अमेजिंग क्रिकेटर्स और अमेजिंग लीडर्स हैं, जैसा कि हमें देखकर लगता है। दोनों बहुत डिफरेंट है अपनी स्टाइल में, बट दोनों अपनी अपनी जगह बहुत ऊपर लेवल पर है। जी बिल्कुल। अगर मैं बात करूं एसआरएच टीम की, तो वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम रही है, पिछले लगातार 4 सीजन से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करती है। तो मतलब क्या स्ट्रेटेजी रहती है एज ग्रुप, जो मेंटर ग्रुप है, जो लीडरशिप ग्रुप है, वो कैसे आपको बोलता है कि किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या प्लानिंग रहती है, किस तरीके से सब कुछ बताया जाता है? एग्जैक्टली जो हमारा जो पीछे से जो हमारे मेंटर हैं या हमारा स्टाफ है जो काम करता है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। जैसे वीवीएस लक्ष्मण सर हैं या मुरली सर हैं, राइट। और उसके पहले जो हमारे टॉम मूडी सर थे, या इस साल के जो हमारे कोच आए थे ट्रेवर बेलिस थे, और ये लोग बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। एंड आई वुड से इनको बहुत ज्यादा आइडिया है जब एज अ टीम अच्छा नहीं करती। जैसे हमें लास्ट के 3 मैच जीतने थे क्वालिफाई करने के लिए, तो वो टाइम पे प्लेयर्स के साथ क्या बात करके उनको राइट फ्रेम ऑफ माइंड में रखना है, या फिर प्लेयर्स को कैसे लाइक बूस्ट करना है वो 3 मैच लगातार जीतने के लिए, या वो बिलीफ देना कि हाँ हम यहाँ से भी 3 मैच जीत सकते हैं। तो इट टेक्स अ लॉट। लेकिन हमारे पास जो जी। एसआरएच के पास वैसे मेंटर या उतना एक्सपीरियंस है डगआउट में, जो ये फ्रीडम या ये कॉन्फिडेंस दे पाता है प्लेयर्स को कि हम यहाँ से भी आगे जीत सकते हैं और हम यहाँ से टूर्नामेंट में अच्छा कर सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेयर्स को इस टाइम पे लिफ्ट करना। जो आई फील एसआरएच की जो मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छा मैं 3 साल से हूँ एसआरएच के साथ, और वो उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है टीम की जेलिंग के लिए। जो वो एफर्ट्स लेते हैं, ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कंसिस्टेंट टीम है, तो उसके लिए ये जो बिहाइंड द सीन्स काम होते हैं, जैसे टीम को जेल करना अच्छे से, टीम जितने यंग, हमारी टीम में कितने यंग प्लेयर भी खेले इस साल, उनको बिलीव देना कि यू आर गुड इनफ प्लेयर्स टू प्ले हियर एंड परफॉर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये जो मेंटर्स हैं, वीवीएस लक्ष्मण सर हो गए, मुरली सर हो गए, या फिर हमारे जो और कोचिंग में स्टाफ हैं, वो सारे बहुत वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो चीजें हेल्प करती, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं आगे एक टीम बिल्ड करने के लिए, अच्छी टीम बिल्ड करने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात किया लास्ट के 3 मैच के लिए, तो जो आपका बेस्ट चल था अगेंस्ट एमआई, वो एक मस्ट विन था आपके लिए क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ, जी। जिसमें आपने 3 इम्पोर्टेंट विकेट लिए, रोहित, डिकॉक एंड ईशान किशन का। तो उस खेल के बारे में और उस मैच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली उसमें जो डिकॉक थे वो भी मुझे लकी विकेट मिली, और जो ईशान किशन थे वो भी लकी विकेट मिली। सो अगेन मेरा प्लान यही था कि मैं राइट एरिया में बॉलिंग करने की कोशिश करूं,
एंड टीम को हेल्प करने की कोशिश करूं। वो हमारा मस्ट विन गेम था, टीम को हेल्प करने की कोशिश करूं अपनी परफॉर्मेंस से, कि मेरी ऐसी परफॉर्मेंस हो जो कंट्रीब्यूट कर सके टीम के विन में, एंड हम क्वालिफाई हो सके। सो वो मेरा माइंडसेट था। एंड उस दिन मैंने अगेन जो मैंने बोला, आई वाज सो लकी वो 2 विकेट्स के साथ जो मुझे मिली, एंड उसने हेल्प किया टीम को आगे क्वालिफाई करने के लिए। और ऑब्वियसली हमेशा ये बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपनी टीम को जीतने के लिए कंट्रीब्यूट करते हो। जब ऐसा एक प्रेशर गेम होता है, मस्ट विन गेम होता है, तो आप अपने आप को कैसे काम कंपोज रखते हैं और अपनी के लिए रिजल्ट निकाल कर लाते हैं? जैसे मैंने आपको बोला कि बिहाइंड द सीन्स जो हमारे ये मेंटर्स हैं, इतने एक्सपीरियंस मेंटर्स हैं, ये काम करते हैं, तो ये बहुत हेल्प करते हैं ऐसे सिचुएशंस में। तो मैं 2018 में जब हम के लिए हमारा प्लेऑफ्स के गेम चल रहे थे, तभी मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा था वीवीएस लक्ष्मण सर से। तो उन्होंने बोला कि यू जस्ट टेक इट जस्ट अनदर गेम, कि एक और गेम है, जैसे हम लीग में खेलते हैं या आप एक गेम खेल रहे हो, वैसे आपको लेना चाहिए। तो क्या होता है कि प्रोसेस को फॉलो करना इजी हो जाता है। जब भी आप सोचते हो कि सेमीफाइनल गेम है, फाइनल गेम है, तो जो चीजें हैं वो बंदा कर नहीं पाता एज अ प्लेयर, एंड गलतियां करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो सॉरी। तो वो उन्होंने तब जब मैंने कॉन्वर्सेशन किया, तो वो चीज ने मुझे बहुत ही मेंटली काम किया। एंड वहां से अगेन जो मैंने बोला कि सारे प्लेयर्स जितने भी हैं उनसे यही कॉन्वर्सेशन करके मेंटली ये काम रखने को हेल्प करते हैं जो हमारे मेंटर्स हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है ऑब्वियसली। खुद से वो बहुत सारी क्रिकेट खेले हैं, लेजेंड्स हैं स्पोर्ट के। सो दे नो हाउ टू हैंडल ऑल द प्लेयर्स, एंड क्या बात करनी चाहिए जो हेल्प करेगी प्लेयर्स को बिग गेम्स खेलने के लिए। तो ये सारी चीजें बहुत ऑब्वियसली हेल्प करती हैं। जी बिल्कुल, जो प्लेयर्स करते हैं बिहाइंड द सीन बहुत ही चीजें चलती रहती है और उसी का कंबाइंड रिजल्ट मिलता है। जी बिल्कुल। तो मैं बात करूँ बीइंग एन एक्सपीरियंस बॉलर, आप यंगस्टर्स को कैसे गाइड करते हैं? जैसे आपने देखा टी नटराजन के साथ जो आपकी पार्टनरशिप्स रही, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एसआरएच के लिए और इवेंचुअली अब इंटरफेस भी होपफुल करेंगे। तो कैसे आप उसे गाइड करते हो, कैसे आप उनके साथ पार्टनरशिप रही? ऑब्वियसली टीम नटराजन किंग्स इलेवन से मेरे साथ हैं। किंग्स इलेवन में भी वो थे वहां पे 2 साल, एंड यहाँ पे हमें 5 साल हो गए। सो उनकी बॉलिंग थी इस साल की, जो उनकी बॉलिंग थी बहुत ही इम्प्रूव्ड बॉलिंग थी ऑब्वियसली। जी। सो नाउ आई कैन हियर। या हेलो, आवाज सुन रही है आपको? या आई। हाँ हाँ, अभी आई आई कैन हियर। हेलो। Hi Sandeep, I can hear you now. आई कांट Can हियर you यू। hear me? Hello, can you hear me now? यस यस, आई कैन हियर यू। जी हाँ, अब नटराजन के बारे में बता रहे थे। जी, तो जो उन्होंने जो लास्ट 3 साल से वो एसआरएच के कैंप में रहे हैं, और वहां पे जो हार्डवर्क कर रहे थे, ऑब्वियसली उनको उनका जो क्रेडिट था वो इस साल मिला। उनको मैचेस में मिले, और जब वो हमारे प्रैक्टिस गेम्स हुए या नेट सेशंस थे, या फिर स्टार्टिंग के जो मैच थे, ऑब्वियसली उनमें उन्होंने जो वो अपना स्ट्रेंथ दिखाया यॉर्कर का, राइट। सो एज अ बॉलिंग हम्म। यूनिट हम बाकी जो बॉलर्स थे, सो हम सब एक दूसरे की स्ट्रेंथ जान के उस हिसाब से भी समटाइम्स बॉलिंग होती है। जैसे मैं नई बॉल अच्छी डाल रहा हूँ, कोई डेथ बॉलिंग अच्छी डाल रहा है, तो एक वो कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। जैसे मैंने नई बॉल के शुरू के ओवर ज्यादा डाले, वो डेथ के ओवर ज्यादा डालेंगे, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट करता है आप। सो वो चीज ने ऑब्वियसली हमें एक दूसरे को और टीम को हेल्प किया, तो वो अच्छा कॉम्बिनेशन बना। जी बिल्कुल। अ, तो जब कोई भी ऐसे सेटबैक्स होते हैं, सभी की लाइफ में सेटबैक्स आते हैं, तो हाउ टू हैंडल दोस जो एक टेस्टिंग टाइम होता है सभी के लिए। तो आपके लाइफ में भी आया है, तो आप हाउ डिड यू हैंडल दैट?
ऑब्वियसली सेटबैक सारे सभी स्पोर्ट्स इनके आते हैं करियर में, तो ऑब्वियसली यू ट्राई टू फॉलो प्रोसेस, यू ट्राई टू स्टे इन प्रेजेंट, एंड जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उन पे फोकस करने की कोशिश कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जो आपके लिए वर्क किया है टाइम टू टाइम, है ना, वो वापस से जाके नेट्स में उसको फॉलो करने की ट्राई कर सकते हैं। आफ्टर दैट यू जस्ट होप कि चीजें फॉल इन प्लेस करें टाइम के साथ, राइट। यू जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, दैट इज व्हाट आई बिलीव, विद द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, एंड प्रोसेस को फॉलो करते रहें। सो ऑब्वियसली चीजें ठीक होने लग जाती हैं। अगर कुछ सेटबैक भी हैं तो चीजें ठीक होने लग जाती हैं। जी बिल्कुल, आप कंटिन्यू योर हार्ड वर्क एंड वन डे यू विल सक्सीड। एग्जैक्टली। तो अभी एक क्वेश्चन था कि whom would you rather bowl, विलियमसन और डेविड वार्नर? आई वुड रेदर बॉल डेविड वार्नर। ओके। और एक और क्वेश्चन था, क्या आपने डेविड वार्नर के साथ डांस किया है किसी तेलुगु सॉन्ग पे? नहीं, मैं किया नहीं एक्चुअली। उनको वो बोटा बोमा सॉन्ग है एक, उस पे डांस करना बहुत पसंद है, बट मैंने किया नहीं है उनके साथ डांस ज्यादा। सो या। और एक क्वेश्चन और भी आया था, क्या आप तेलुगु लैंग्वेज सीख रहे हैं या आपको थोड़ी बहुत आती है? तेलुगु लैंग्वेज नहीं, तेलुगु लैंग्वेज आती नहीं है मुझे। अम, लेकिन हैदराबाद में बहुत ही लोग जो हैं कोऑपरेटिव है, अच्छे हैं, हिंदी या इंग्लिश में बात हाँ करते हैं। एंड हाँ। मैं जब भी कहीं पे भी हैदराबाद में बाहर भी गया हूँ, लोग बहुत ही वेलकमिंग है, वार्म है, आके अच्छे से मिलते हैं। दे गिव यू सो मच ऑफ रिस्पेक्ट एंड लव। सो बहुत ही मतलब मैं एंजॉय करता हूँ हैदराबाद के लिए खेलना। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी तक की बेस्ट एडवाइस आपको कौन सी लगती है जो आपको मिली है और किससे मिली? मुझे बेस्ट एडवाइस आई फील, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मेरे करियर में बहुत हेल्प किया मेरी बॉलिंग के लिए, वो वीरू पाजी जब किंग्स इलेवन के लिए खेल रहे थे, तो वो मुझे, उन्होंने जी। मुझे हर हर साल जब हम खेले हैं तो 3 4, सॉरी 13 14, सॉरी 14 15 16 में वो मुझे एडवाइस करते रहे। अम, हम्म। जैसे मेरे बॉलिंग के बारे में उन्होंने मुझे बताया था, जब मैंने 14 में अच्छा किया तो मैंने सिर्फ न्यू बॉल के साथ ही बॉलिंग की और अच्छा किया। तो उन्होंने मुझे 14 के सीजन के बाद बताया कि 2015 में पीपल विल टारगेट यू, कि नई बॉल से अच्छा करता है। सो हम इसको केयरफुली खेलेंगे नई बॉल से, एंड जब भी बॉल स्विंग होनी बंद करेगी तब हम इसको टारगेट करेंगे। सो दे विल टारगेट यू लाइक दिस। सो नेक्स्ट ईयर मेक श्योर कि तू यॉर्कर सीख के आए, कोई वेरिएशन सीख के आए, वो तुझे हेल्प करेगी। सो वो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है, एंड तो वो मैंने जाके नेट्स में ऑब्वियसली वर्क किया, एंड उसने मुझे नेक्स्ट ईयर 2015 में बहुत हेल्प किया। जब मैं 2015 में जी। हमारा सीजन खत्म हुआ तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड बोल वाइड यॉर्कर्स नेक्स्ट ईयर से, बिकॉज व्हेन यू आर बॉलिंग अराउंड 130, सो इट इज वेरी हार्ड टू स्लैश एंड हिट सिक्स। सो उस पे वर्क कर, and I started working on that. So I was talking before about angles, right? तो वो या। एंगल पे मैंने वर्क करना शुरू किया, एंड उसने मुझे बहुत हेल्प किया। सो ये सारे जो इनपुट्स थे, और भी बहुत सारे थे ऐसे छोटे छोटे जो उन्होंने इनपुट्स दिए अबाउट बॉलिंग एंड क्रिकेट। सो वो ऐसे मेरे लिए नहीं, किसी भी बॉलर के लिए हैं जो सिमिलर टाइप ऑफ बॉलर हो। सो वो उन्होंने जो मुझे इनपुट्स दिए और मैंने जाके नेट्स में ट्राई किए, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया टूर्नामेंट्स में, आईपीएल में ही नहीं, हमारे जो डोमेस्टिक भी जब मैं हम्म। खेलता हूँ उसमें भी। तो वो जो टिप्स थे आपके उनके, रोल। वो मेरे लिए बहुत वैल्यूबल थे। जी बिल्कुल। जैसा आपने पहले भी बताया, वीरेंद्र सहवाग की एडवाइस आपको बहुत काम आई, आपने अपने गेम पर और इम्प्रूव किया। होपफुली आगे भी आप बिल्कुल करते रहेंगे और नए नए वेरिएशन हमको दिखाएंगे। अ, बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके रोल मॉडल कौन है? हाँ, मेरे रोल मॉडल जो स्टार्टिंग से थे वो राहुल द्रविड़ सर थे, क्योंकि जब मैं एनसीए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जाता था, अंडर 15 जब मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में गया, या अंडर 19, तो तभी
राहुल द्रविड़ सर खेल रहे थे। एंड जब हम मेरे लिए नहीं, जितने भी वहाँ पे क्रिकेटर्स थे उनके लिए एक बहुत ही बड़े रोल मॉडल थे, क्योंकि वो वहाँ पे आते थे एनसीए में, और सुबह से लेकर शाम तक वहीं पे रह के हार्डवर्क करते थे। एंड हमें लगता था यार इन्होंने इतना अचीव किया है करियर में, एंड वो अपने एंड करियर में थे वो टाइम पे, एंड स्टिल यहाँ पे भी आके ही वर्क सो हार्ड। सो उनका जो डेडिकेशन था वो लाइक अमेजिंग था मेरे लिए। वो चीज़ मैंने बहुत सीखी कि कैसे लाइक हार्ड वर्क करना चाहिए, या कैसे आपको डाउन टू अर्थ होना चाहिए, राइट। सो वो हम्म। मेरे लिए एक हमेशा से रोल मॉडल रहे हैं वो चीज़ के लिए। जी, बिल्कुल, राहुल द्रविड़ सर जिस हिसाब से वो सब लोगों को ग्रूम कर रहे हैं, जो यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, और जैसा आपने भी बताया कि जिस हिसाब से उन्होंने आपको एडवाइस दिया, उन्हें इसे देखकर ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतने डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी, इतना सब अचीव करने के बाद भी कामली अपना काम करते रहते हैं। जी बिल्कुल। अ, कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस आए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप जब मैच खत्म होता था तो एम एस धोनी के साथ आपको बातचीत करते हुए देखा गया, तो क्या कॉन्वर्सेशन थी, ये जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली एमएसडी जो है, अगेन उनसे कोई भी इनपुट लेना है, कोई भी क्रिकेट की चीज सीख लेनी बहुत ही बड़ी चीज है। तो उनसे मैंने जितनी बार भी बात की है, इट्स अबाउट इम्प्रूविंग योर पर्सनैलिटी, इम्प्रूविंग योर कैरेक्टर। तो जो लास्ट हम्म। हमारा कॉन्वर्सेशन था जो वो बता रहे थे, वो भी यही था, लाइक हाउ टू इम्प्रूव योर कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैसे आप अपना कैरेक्टर क्रिकेट में बिल्ड कर सकते हैं। सो वही हम्म। कॉन्वर्सेशन था जो उन्होंने बताया, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी यंगस्टर के लिए, मेरे लिए सीखने के लिए। सो वो उस दिन मैंने उनसे सीखी। जी, हमेशा हमने देखा है कि कोई भी मैच होता था चेन्नई के साथ, उसके बाद जाते थे सारे प्लेयर्स उनसे बात करने, एज अ मार्कॉफ, इतने लेजेंडरी क्रिकेटर है वो, और उनसे एडवाइस लेना कि क्या कैसे कर सकते हैं। तो या इट वाज डिलाइटेड टू सी एवरीबॉडी गोइंग टू हिम एंड आस्किंग अबाउट द एडवाइसेस एंड ऑल। सो वही एक क्वेश्चन था। जी बिल्कुल भी। के अलावा आई विल सी इफ कोई क्वेश्चन है। अच्छा, आप एक मैसेज जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स को देना चाहेंगे और फैंस को। अब आई कुडंट हियर यू, कम अगेन। एक मैसेज जो आप एस्पायरिंग क्रिकेटर्स और फैंस को देना चाहेंगे। अ मैसेज। हाँ। um obviously, जो फैंस हैं उनको आई वुड लव टू से थैंक्स सपोर्ट के लिए। एंड जितने भी क्रिकेटर्स हैं, ऑब्वियसली देयर इज नथिंग, देयर नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, कीप वर्किंग हार्डर, कीप चेजिंग योर ड्रीम्स, एंड वन डे वी सी ड्रीम्स, एंड वो पूरे होते हैं। सो कीप वर्किंग हार्डर फॉर योर ड्रीम्स। या क्वेश्चन अभी न्यूज में ऐसा भी था कि डोमेस्टिक सीजन फिर से वापस आएगा, तो उसके अराउंड कोई इंफॉर्मेशन अभी है कि डोमेस्टिक क्रिकेट होने वाला है इंडिया में। नहीं, अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमें, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सो कांट स्पीक अबाउट इट। ओके। तो ये थी आपकी क्रिकेट रिलेटेड बातें। अगर कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आई विल कवर अप, बट अभी थोड़ा अदर देन क्रिकेट थोड़ी सी बातें करते हैं। तो व्हाट आर योर हॉबीज, हाउ डू यू लाइक टू स्पेंड टाइम। एक्चुअली मुझे टीटी खेलना पसंद है। मेरे पेट्स हैं, मेरे पास डॉग्स हैं, तो आई लव टू प्ले विद देम। एंड रिसेंटली फ्रॉम मंथ्स आई स्टार्टेड रीडिंग बुक्स। तो बुक्स रीड करता हूँ मैं। दैट्स हाउ आई स्पेंड टाइम। अच्छा, कोई फनीएस्ट मोमेंट जो अभी तक आपकी लाइफ में आपको याद आता है, जो ये सुनकर ही या सोचकर ही हंसी आ जाती है, तो कोई ऐसा मोमेंट शेयर करना चाहेंगे। एक्चुअली क्रिकेट, ऑब्वियसली क्रिकेट फील्ड में होती हैं कई चीजें, बट आप ऐसे शेयर नहीं कर सकते। अगेन आई वुड से वीरू बाजी का ही, हम लोग प्लेऑफ का गेम खेल रहे थे, और जिसमें रैना बाजी ने बनाए थे सम 80 रन्स, जब 6 ओवर्स में 100 रन्स बना दिए थे उन्होंने। तो मैंने पहला ओवर अपना डाला था, एंड उन्होंने मुझे 20-22 रन का
ओ 20-22 रन मारे ओवर में। सो वीरू भाजी मेरे पास आए एंड हाथ पे मेरे शोल्डर पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि अभी सारे कमेंटेटर बोलेंगे कि वीरू यंगस्टर को समझा रहा है। मैं ये समझाने आया हूँ कि विकेट बहुत फ्लैट है, यहाँ पे बहुत रन पड़ेंगे, सो बड़ा दिल करके खा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट वाज लाइक फनी थिंग फॉर मी। आई सेड सीरियसली भाजी। और हैप्पीएस्ट मोमेंट अभी तक का? Happiest moment playing for India. It is like playing for India was happiest moment for me. ओके, तो अब बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड की तरफ। थोड़े क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी, बेसिकली योर फेवरेट थिंग्स, तो आपको वो आंसर करना पड़ेगा। फेवरेट फूड, Favorite फेवरेट फूड जो आप, फूड। food, favorite food. I would say mother's hand chole chawal or rajma chawal. It would be my favorite food. फेवरेट सॉन्ग, Favorite फेवरेट song. सॉन्ग। I would say my favorite singer is Jagjit Singh, and I love his so many songs. ओके, करंट फेवरेट जो आप अभी सबसे ज्यादा सुन रहे हैं? Current favorite तो इट्स लाइक अभी नया सॉन्ग आया था जो फिलहाल पंजाबी सॉन्ग था एक, वो अभी हाँ। करंटली मैं बहुत ज्यादा सुन रहा था। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी मैंने रिसेंटली देखी थी जोकर। कुछ टाइम हो गया, ऑब्वियसली 1 साल हो गया, सो वो अभी के लिए मेरी फेवरेट मूवी है। फेवरेट सिटी? क्या? सिटी, फेवरेट सिटी, शहर आपकी आपको आवाज नहीं कौन आ सा रही सबसे मुझे। ज्यादा पसंद? कैन यू हैव मी नाउ? फेवरेट सिटी? फेवरेट सिटी, या आई वुड से चंडीगढ़। चंडीगढ़ इज माय फेवरेट सिटी एंड देन बैंगलोर। फेवरेट स्टेडियम? फेवरेट स्टेडियम आईएस बिंद्रा स्टेडियम मोहाली। ओके, आप क्या पसंद करेंगे, नई बॉल से बॉल करना या डेथ ओवर में बॉल करना? आई वुड से नई बॉल से बॉल करना। आई लव इट। It's not like ओके, I don't enjoy और bowling सबसे in the death. I enjoy bowling in the death, but if you ask me like only one option, if you give me option, then I'll take with the new ball. फेवरेट डिलीवरी जो आपको बॉल करना सबसे ज्यादा पसंद है, योर गो टू डिलीवरी? In swing, in swing length ball. फेवरेट विकेट जो आपको अभी तक का सबसे बेस्ट लगता है, आपने जो लिया है? मेरा फेवरेट विकेट मुझे ऑब्वियसली विराट कोहली, वो मेरे फेवरेट विकेट रहे हैं अभी तक जो मैंने उनको। कौन सा वाला? इतनी बार लिया है तो कौन सा वाला लाइक सबसे मैंने ज्यादा उनको पसंद? बोल्ड किया था, एक बार बोल्ड किया था, तो वो मेरा हाँ, जी फेवरेट विकेट है वो वाला। और फेवरेट स्पेल, लाइक पूरे मैच की स्पेल, फेवरेट स्पेल अगर बात करी जाए तो? फेवरेट स्पेल भी मेरा वही रहेगा बिकॉज मैंने 3 विकेट लिए थे और हम लोग मैच जीते थे वो वाला। सो आई वुड से फेवरेट स्पेल भी हम्म, वही रहेगा। जी। एक बैट्समैन जिसका आप विकेट लेना चाहते हो अब? मैं एमएसडी को मैंने एमएसडी एमएसडी को मैं कभी भी आउट नहीं किया, सो इट्स लाइक आई वुड लव टू टेक हिज विकेट एंड वो मेरे ओके, फेवरेट प्लेयर भी हैं। सो क्वेश्चन मेरा यही था, तो आपने पहले ही आंसर कर दिया। जी, तो वो आई वुड लव टू टेक हिज विकेट। होपफुली नेक्स्ट आईपीएल अभी आने ही वाला है थोड़े टाइम में, होपफुली यू या विल गेट इट। होपफुली। टफेस्ट बैट्समैन यू हैव एवर बॉल्ड? Toughest batsman, I would say with the new ball, Suresh Raina, toughest टू? batsman, and with the old ball, I would say MSD and AB de Villiers in the death. ओके, ओके, Yeah. ओके। फेवरेट फेस्टिवल जो आपको बहुत पसंद है सेलिब्रेट करना? Favorite festival, Diwali only. My favorite festival is Diwali. जी। फेवरेट क्रिकेटिंग मेमोरी? Favorite cricketing, मेमोरी अभी तक की फेवरेट है जो आपकी क्रिकेट करियर? again playing for India when I got my India cap debut cap. That is my favorite memory.
अच्छा, सनराइजर की टीम में प्रैंक स्टार कौन है और ऐसा कोई प्रैंक जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली प्रैंकस्टर पहले थे, विपुल शर्मा करके हमारे प्रैंकस्टर थे। तो वो इस साल तो टीम में नहीं थे, तो इस साल आई वुड से इस साल आई वुड से हमारे टीम में जो नए यंग लड़के थे, अभिषेक शर्मा एंड प्रियम गर्ग, ये दोनों बहुत ही ऑब्वियसली ऑल द टाइम दे कीप मेकिंग फन, लाउड है। सो आई वुड से ये दोनों ही हैं अभी करंटली तो हमारी टीम में जो प्रैंकस्टर्स हैं। ओके। एक क्वेश्चन था अभी की फेवरेट प्लेयर इन एसआरएच टीम। केन विलियमसन। और आपका फ्रेंड जो सबसे ज्यादा आप जेलप करते हो जिनके साथ एसआरएच के टीम में? सिद्धार्थ सिद्धार्थ कौल। जी। ओके। और फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? आई कुडंट हियर यू। फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर मेरे अक्षय कुमार है फेवरेट एक्टर, एंड एक्ट्रेस विद्या बालन। फेवरेट डेस्टिनेशन जहां पर आप हॉलीडेज पे जाना बहुत पसंद करते फेवरेट डेस्टिनेशन, हैं? जी। मुझे मालदीव जाना है, अभी तक मैं गया नहीं, पर जैसे मैंने सुना है या फिर जैसे मैंने पिक्चर्स एंड ऑल भी देखी हैं, सो इट्स लाइक मालदीव। ओके। सो दैट वाज माय रैपिड फायर। थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग सारे क्वेश्चंस इतने अच्छे से। बट हालांकि आपने हमें प्रैंक नहीं बताया, कोई प्रैंक जो हुआ हो अभिषेक और प्रियम ने प्रैंक कुछ मैंने किया बताया हो। तो आपको। ऐसा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, इस साल तो बबल में थे हम, तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। आप ये जरूर देखते थे हम जो आपकी केक स्मैशिंग सेरेमनी बोल सकते हैं जो होती थी। केक जब स्मैश किया जाता था कोई भी जिसने अच्छा परफॉर्म किया लाइफ में या फिर किसी का बर्थडे होता था तो केक स्मैशिंग तो आपको कितना पसंद है स्मैशिंग केक? एक्चुअली पर्सनली मुझे ज्यादा पसंद नहीं है बैशिंग केक, बट अब मैंने जैसे आपको बताया हमारी टीम में जो लड़के थे, प्रियम गर्ग और अभिषेक शर्मा, इनको बहुत पसंद था, तो ये दोनों किसी का बर्थडे हो या किसी ने परफॉर्म अच्छा किया है तो उनको ये जरूर पैश करते थे केक। इन्होंने हमारे मेंटर सर को भी नहीं छोड़ा, वीएस लक्ष्मण सर को, इन्होंने उनको भी लगाया केक। सो आई टोल्ड यू द बोथ funny and fun and enjoying their tournament moment, which is very good for any youngster. This is how you play. So वो दोनों ही थे। तो यहाँ पे खत्म होता है मेरा रैपिड फायर। थैंक यू सो मच संदीप फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत मजा आया थैंक आपसे यू, बात थैंक यू, करके। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।